हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, और जिसका नाम है रेड डेटा बुक। तो ये टॉपिक कई एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं, और रेड डेटा बुक में कई सारी कैटेगरीज हैं, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आज हम अपना इसका डिस्कशन चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ रेड डेटा बुक। ये रेड डेटा बुक है क्या। तो सबसे पहले समझते हैं कि चलिए कि रेड डेटा बुक है क्या, व्हाट इज रेड डेटा बुक। तो द बुक विच हैज़ बीन क्रिएटेड टू रिकॉर्ड द रेयर एंड endangered species of plants, animals, fungi and some local species which is present within the region of the state or country। यानी कि ये जो रेड डेटा बुक है एक एक क्या है, एक बुक की तरह है जिसमें सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। किसके रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे? जो भी रेयर स्पीसीज है और जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है। अब रेयर स्पीसीज और इंडेंजर्ड स्पीसीज जो हैं वो किन्हें हम कहते हैं? तो रेयर स्पीसीज ऐसे स्पीसीज होते हैं, यानी वैसे प्रजातियां होते हैं जो कि सिर्फ किसी कंट्री के लिए कन्फाइंड होते हैं, यानी कि वो दूसरे कहीं पे नहीं मिलते हैं, या फिर वो बहुत ही मुश्किल से वो पाए जाते हैं। तो वैसे को हम रेयर स्पीसीज कहते हैं। और इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होता है? वो संकटग्रस्त प्रजाति, यानी कि इंडेंजर्ड स्पीसीज। अब ये रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज जो हैं वो या तो प्लांट्स के हो सकते हैं, या फिर कोई एनिमल्स के हो सकते हैं, या कोई फंगी के हो सकते हैं, या कोई सम लोकल स्पीसीज हो सकते हैं, है ना। यानी कि कोई लोकल वहाँ के जो स्थानीय जो प्रजाति हैं वो हो सकते हैं, जो कि किसी भी कंट्री या स्टेट के अंदर जो पाए जाते हैं। तो इस ये सारे डेटा को हम किस में रिकॉर्ड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है? रेड डेटा बुक में। ठीक है। और इसका नाम क्या है? रेड डेटा बुक इसलिए है क्योंकि ये रेड कलर जो है वो एक्चुअली डेंजर को ही शो करने के लिए दिखाया जाता है, ये रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इसका नाम रेड डेटा बुक रख दिया गया है। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आईयूसीएन रेड लिस्ट। हम रेड डेटा बुक को और एक नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं आईयूसीएन रेड लिस्ट। आईयूसीएन क्या है? आईयूसीएन क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक तरह का नॉन ऑर्गेनाइजेशनल या सॉरी नॉन गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं। किसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगी? रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज का, चाहे वो प्लांट्स के हो, एनिमल्स के हों, या फिर फंगी या कोई लोकल स्पीसीज हो। इट IUCN रेड लिस्ट इट इज अ टाइप ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। एक तरह का ये क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट है विच हेल्प अस टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रिसर्च, मॉनिटरिंग एंड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज, स्टडीज रिलेटेड टू द रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज। ये जो बुक है एक तरह का पब्लिक डॉक्यूमेंट का भी काम करती है, जो कि हमारे हेल्प करने में या सहयोग करती हैं, जैसे कि कोई भी रिसर्च के पर्पस पे हो, या कोई मॉनिटरिंग हो, या कोई स्पीसीज को हमको रिसर्च करना हो, या किसी स्पीसीज पे हमको रिसर्च करना हो, या उसको कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी में हमको हेल्प करना हो, तो उसके लिए भी ये क्या करती हैं? हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। तो मेनी स्पीसीज हैव बीन एक्सटिंक्ट लॉन्ग बिफोर विदाउट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट देम टू प्रेजेंट डे। और बहुत सारे कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो कि एक्सटिंक्ट भी कर गए हैं और जिसका हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है आज के समय में। देयरफॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर which was established in 1964 started maintaining the record of all rare and endangered species in red data book। इसीलिए 1964 में ये जो IUCN जो है वो क्या काम की? एक रेड डेटा बुक को स्टैब्लिश की, जिसमें जो क्या काम करती है? रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में डेटा मेंटेन करती है, या उसके बारे में रिकॉर्ड मेंटेनिंग का काम करती है। दिस डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रशियन डेटा बुक। ये क्या है? और एक नाम से हम इसको जानते हैं रशियन डेटा बुक के नाम से। एज इज दिस फ्रॉम रशियन फेडरेशन, क्योंकि ये रशियन फेडरेशन से ही अडॉप्ट किया गया था। दिस बुक कंटेन्स कलर कोडेड इंफॉर्मेशन शीट्स अरेंज अकॉर्डिंग टू द थ्रेड्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। यानी कि इस बुक में कलर कोडेड के द्वारा बहुत सारे इंफॉर्मेशन को अरेंज किया गया है, ताकि आप कलर के माध्यम से ही, यानी कि कलर कोडिंग से भी आप समझ सकते हैं कि कौन सा कलर जो है किस कैटेगरी का है और उसका क्या रिप्रेजेंटेशन है, या वो क्या शो करता है। तो इससे हम समझ सकते हैं। तो चलिए हम एक एक कैटेगरी को भी आगे हम पढ़ेंगे। तो हमारा ये है कि द डिफरेंट कलर सीट्स रिप्रेजेंटिंग द वेरियस कैटेगरी ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज इज अ गिवन बिलो। यानी इसमें कलर का जो सीट होगा वो कौन कौन से कलर में होगा? ब्लैक,
रेड, अंबर, वाइट, ग्रीन और ग्रे। तो ब्लैक कलर में कौन सा कैटेगरी होगा? वैसे स्पीसीज स्पीसीज विच आर एक्सटिंक्ट, यानी कि जो भी स्पीसीज यानी जो प्रजाति एक्सटिंक्ट कर गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, तो उसे हम कौन से कैटेगरी कौन से कलर से शो कर रहे हैं? हम ब्लैक कलर से शो कर रहे हैं, ठीक है। और किसमें? रेड डेटा बुक में। फिर रेड कलर से शो क्या हो रहा है? यानी वैसे स्पीसीज दैट आर ग्रेटर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि वैसा प्रजाति जिससे एक्सटिंक्ट होने का खतरा सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो उसे हम रेड कलर से शो करते हैं। और कुछ ऐसे स्पीसीज हैं यानी स्पीसीज विच आर गेटिंग अटैक्ड बाय अदर स्पीसीज, उसे हम अंबर कलर से शो करते हैं यानी रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक वाइट कलर से है, तो यानी वाइट कलर से हम क्या शो करेंगे? रेयर स्पीसीज को, है ना, कि जो दुनिया में रेयर ही पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर से क्या होगा? कि नॉन डेंजरस स्पीसीज, यानी कि वैसे स्पीसीज जो डेंजरस नहीं है, है ना, या भी वो डेंजर जोन में नहीं है, यानी कि वो खतरा में अभी नहीं है। और ग्रे कलर से हम क्या शो करते हैं? स्पीसीज दैट आर इंडिकेटेड टू बी इंडेंजर्ड, वल्नरेबल और रेयर, यानी कि ग्रे कलर में से हम क्या शो किए हैं? कि वैसे स्पीसीज या वैसे प्रजाति जो आगे जाके इंडेंजर्ड हो सकते हैं, यानी आगे जाकर इंडेंजर्ड कैटेगरी में हो सकते हैं, यानी कि संकटग्रस्त कैटेगरी में आ सकते हैं या वल्नरेबल हो सकते हैं, तो इसीलिए हम उसको ग्रे कलर से रिप्रेजेंट किए हैं रेड डेटा बुक में। तो ये था हमारा रेड डेटा बुक का कलर सीट्स के बारे में, कलर कोडिंग के बारे में। आगे हम एक एक कैटेगरी को अच्छे से समझेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा रेड डेटा बुक का क्या गोल है एक्चुअली? तो ये आईयूसीएन जो है 1996 में इसका इसका एक गोल भी या एम बोले इसको हम बोल सकते हैं कि इनका एक ऑब्जेक्टिव था। क्या इस रेड डेटा बुक का क्या ऑब्जेक्टिव था? कि टू प्रोवाइड साइंटिफिकली बेस्ड इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेटस ऑफ स्पीसीज एंड सम सब स्पीसीज एट ए ग्लोबल लेवल, यानी कि जो भी रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो भी रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज है, उसके बारे में हमें सारा साइंटिफिकली बेस्ड डेटा प्रोवाइड किया जाना, है ना, यानी कि उस स्पीसीज का या कोई भी उसका सब स्पीसीज होगा ग्लोबल लेवल पे, यानी पूरे अर्थ में, ठीक है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में, तो उसके बारे में सारा ये डेटा हमें प्रोवाइड करेगा। फिर टू ड्रॉ अटेंशन टू द मैग्नीट्यूड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ थ्रेटेंड बायोडाइवर्सिटी, इनका और एक क्या एम था या गोल था? कि ताकि हम इस रेड डेटा बुक के माध्यम से हम लोगों का ध्यान इस पे आकर्षित कर सके थ्रेटेंड बायोडाइवर्सिटी को इम्पोर्टेंस यानी महत्व देने के लिए, ठीक है, क्योंकि लोगों का ध्यान इधर आकर्षित भी करना था ताकि लोग क्या है समझेंगे और इस चीज़ को वो नहीं करेंगे। अब क्या था कि रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज, रेयर स्पीसीज का ना कुछ कुछ ऐसे स्पीसीज भी जो हैं जो बायोडाइवर्सिटी में हमारा जो इकोनॉमिक वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी कि उनका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत हाई है, तो क्या करते हैं बहुत लोग क्या करते हैं उसका हंटिंग, किलिंग, पोचिंग करते हैं। तो इस चीज़ से उन्हें अवगत कराना था, यानी कि जागरूक करना था, अवेयरनेस कराना था, ठीक है, तो ये भी इनका एम था। फिर थर्ड क्या था एम? कि टू इन्फ्लुएंस नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग, और इस रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज को, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इसके बारे में इसको कंजर्व करने के लिए इंटरनेशनल पॉलिसी भी बनाने का एक इनका गोल था, एम था, ठीक है, ताकि ताकि लोग इसको क्या करें, हंटिंग, पोचिंग या किलिंग ना कर सके, ठीक है। फिर क्या था कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू गाइड एक्शन टू कंजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को भी बचाना इनका काम था, ठीक है। तो इनका 4 गोल है, 1 2 3 4, जिसे हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम इनके कैटेगरी के बारे में समझेंगे। तो ये फर्स्ट हमारा कैटेगरी इसमें क्या है, कौन सा है? कि जो एक्सटिंक्ट है ना, ये क्या है? एक्सटिंक्ट कैटेगरी है। और फिर सेकंड होगा इसका क्या? एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जो कि देखिए अभी ये क्या है, ब्लैक कलर में है, ये कौन से कलर में है? ब्लैक कलर में, ठीक है। फिर ये एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, फिर क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, फिर इंडेंजर्ड, फिर वल्नरेबल, फिर नियर थ्रेटेंड, फिर लिस्ट कंसर्न, फिर डेटा डिफिशिएंट, फिर नॉट इवेल्यूटेड। तो ये हमारा रेड लिस्ट कैटेगरी है आईयूसीएन का, ठीक है। तो ये जो हमारा होगा क्रिटिकल इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल, इन तीनों कैटेगरी को हम मिलाकर कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं? थ्रेटेंड, है ना, यानी थ्रेटेंड कैटेगरी, थ्रेटेंड स्पीसीज, है ना। इसमें जो भी कैटेगरी हो सकता है तो इसको हम थ्रेटेंड भी बोलते हैं। और रिस्क ऑफ एक्सटेंशन में कहाँ से स्टार्ट होगा? लिस्ट कंसर्न से लेकर एक्सटेंड इन द वाइल्ड, ये जो हमारा कैटेगरी होगा इसकी क्या होगा? रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, क्योंकि इन्हीं यहाँ से ही इनका खतरा स्टार्ट हो जाता है, यानी जो भी स्पीसीज हैं वो यहाँ से खतरा इनका स्टार्ट होता है, ठीक है। लिस्ट कंसर्न तो चलिए उतना नहीं होगा, बट थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड से बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा रेड लिस्ट कैटेगरी। अब एक एक कैटेगरी को हम अच्छे से समझते हैं।
तो हमारा फर्स्ट कैटेगरी है एक्सटिंक्ट, जिसको हम ई एक्स से डिनोट करते हैं इसमें। तो ए टैक्सन इज एक्सटिंक्ट व्हेन देयर इज नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड फ्रॉम बोथ इट्स वाइल्ड एंड कल्टीवेशन रेंज। यानी एक्सटिंक्ट हम कब मानेंगे, एक्सटिंक्ट मतलब क्या, विलुप्त, ठीक है, यानी ऐसा प्रजाति उसे हम विलुप्त या एक्सटिंक्ट कब बोलेंगे कि उन उसका कोई भी एक भी इंडिविजुअल स्पीसीज कहीं नहीं पाया जाता हो, चाहे वो वाइल्ड में यानी कि वन्य जीव में या फिर कहीं भी कल्टीवेशन रेंज में, ठीक है। यानी कि देयर इज नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड फ्रॉम बोथ इट्स वाइल्ड एंड कल्टीवेशन रेंज। फिर हमारा सेकंड कैटेगरी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी कि ए टैक्सन इज एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड व्हेन इट इज नोन ओनली टू सर्वाइव in cultivation, in captivity or as a naturalized population well outside the past range। यानी कि एक ऐसा टैक्सन, ठीक है, जो जो वाइल्ड में यानी कि वाइल्ड लाइफ में कहीं भी पाया नहीं जाता, बट वो कहीं पे मिल सकता है, जैसे कैप्टिविटी में यानी कि कहीं पे पिंजरे वगैरह में बंद किया होगा, ठीक है, या कहीं पे हम कल्टीवेशन के लिए हम उसको रखे हुए हैं, पाल रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ हो सकता है, बट वो वाइल्ड में कहीं पे जंगल में या इस समय कहीं आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इट एक्शन इज प्रिज्यूम्ड एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड व्हेन एग्जॉस्टिव सर्वे इज इट्स नोन एंड एक्सपेक्टेड हैबिटेट हैव बीन फेल्ड टू रिकॉर्ड एन इंडिविजुअल एट एप्रोप्रिएट टाइम्स, चाहे डायोनल हो, सीजनल हो या एनुअल। डायोनल का मतलब डे नाइट में, सीजनल मतलब सीजनली, है ना, और एनुअल मतलब वार्षिक, मतलब कि साल में, और इसका कोई भी डेटा हमारे पास ना हो, एंड थ्रू आउट इट्स हिस्टोरिकल रेंज। तो ये हमारा कैटेगरी क्या है, क्या कहलाएगा, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, ठीक है। यानी कि वो वाइल्ड में आपको कहीं नहीं दिख रहा, बट कहीं पे मे भी आपको मिल सकता है कैप्टिविटी में या कल्टीवेशन में, ठीक है, कहीं पे कैद करके रखा हो या कुछ हो। फिर हमारा थर्ड कैटेगरी जो है इसमें ये है हमारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जिसको सी आर से हम डिनोट करते हैं। तो ए टैक्सन इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड व्हेन इट इज फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड इन द इमीडिएट फ्यूचर। यानी कि ए टैक्सन यानी कि एक स्पीसीज का कैटेगरी, ठीक है, उसे हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड तभी मानेंगे जब वो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन को फेस कर रहा होगा, या एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड को फेस कर रहा होगा। कब, इमीडिएट फ्यूचर में, यानी कि भविष्य में वो इस कैटेगरी में आएगा, भविष्य में वो कौन से कैटेगरी में आएगा, है ना, फ्यूचर में एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में। बट अभी वो क्या है, बहुत हाई रिस्क में एक्सटेंशन में वो चल रहा है। अब इसका क्या क्राइटेरिया होता है, तो रेंज रिडक्शन ऑफ 80% ओवर 3 जनरेशन और 10 ईयर्स, मैंने 10 साल में, ठीक है, कम से कम उसका 80% अगर रेंज जो है ख़त्म हो गया हो, ठीक है, तब हम उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोलेंगे। और फिर क्या क्या हम उसको बोलेंगे कि ऑकुरेंस ऑफ लेस देन 100 स्क्वायर किलोमीटर और ऑक्यूपेंसी ऑफ लेस देन 10 स्क्वायर किलोमीटर एंड डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, यानी उसका जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पर उसका जो पॉपुलेशन है वो 100 स्क्वायर किलोमीटर में से भी कम है, ऑकुरेंस, है ना, यानी कि जहाँ उसका हैबिटाट जो है वो डिक्लाइन कर गया होगा, तो फिर हम उसको ये कैटेगरी में रखेंगे। फिर है लेस देन 250 प्लांट्स एंड डिक्लाइन, लगभग अगर अगर प्लांट स्पीसीज है तो कम से कम 250 प्लांट्स उसका डिक्लाइन किया हो, ठीक है। फिर या फिर कोई मेचर प्लांट है तो उसका कम से कम लेस देन 50%, सॉरी 50 मेचर प्लांट्स अगर डिक्लाइन किया हो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन ऑफ 50% इन 10 ईयर्स, यानी कि लगभग 10 साल में 50% उसका जो है एक्सटिंक्ट हो गया हो, वो स्पीसीज का नंबर जो एक्सटिंक्ट कर गया हो, या फिर उसका कम से कम 3 जनरेशन वो खत्म हो गया हो, तब हम उसको इस कैटेगरी में हम देखते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, अगला कैटेगरी है इंडेंजर्ड, है ना, जिसको हम इंडेंजर्ड कब बोलेंगे, तो ए टैक्सन इज इंडेंजर्ड व्हेन इट इज नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बट इज फेसिंग ए वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड नियर द फ्यूचर। यानी सेम वही चीज, वही कैटेगरी है लगभग, ठीक है, बट इसका कुछ थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है। यानी कि कोई भी ऐसा टैक्सन जो कि इंडेंजर्ड है when it is not critically endangered but is facing very high risk of extinction, यानी कि ये भी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में एक्सटिंक्शन हो सकता है वाइल्ड में, तब हम उसको इंडेंजर्ड बोलेंगे। जैसे कि इसका क्या होना चाहिए, तो रेंज रिडक्शन 50% होना चाहिए, कब, ओवर 3 जनरेशन, मैंने कम से कम 3 उसका जनरेशन, यानी उस स्पीसीज का 3 जनरेशन, या फिर कम से कम 10 साल, है ना, यानी 10 ईयर्स। ऑकुरेंस ऑफ लेस देन 500 स्क्वायर किलोमीटर, यानी उसका जो ऑक्यूपेंसी है, ठीक है, उसका जो हैबिटाट है, उसका जो ऑक्यूपेंसी है वो, ठीक है, उसमें जो पॉपुलेशन है वो कम से कम इतना डिक्लाइन कर जाना चाहिए। फिर लेस देन 2500 प्लांट्स एंड डिक्लाइन, अगर वो प्लांट स्पीसीज है तो लगभग उसका 2500 जो प्लांट्स है, 2500 प्लांट्स है, वो डिक्लाइन होना चाहिए, तब हम इस कैटेगरी में उसको रखते हैं। लेस देन 250 मेजर प्लांट्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन 20%, यानी लगभग 20 साल में या 5 जनरेशन में उसका जो एक्सटेंशन का जो प्रोबेबिलिटी है वो 20% अगर हो गया होगा तो हम उसको इस कैटेगरी में डिफाइन करते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज में।
अब हमारा नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है वल्नरेबल। ठीक है, तो हम वल्नरेबल कब बोलेंगे कि कोई भी ऐसा टैक्सन इज ए वल्नरेबल व्हेन इट इज़ नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि वो ना तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है और ना ही इंडेंजर्ड में है, बट इट इज़ ए फेसिंग ए हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड मीडियम टर्म फ्यूचर, यानी कि ये मॉडरेट लेवल पे है, यानी कि ये फ्यूचर में हाई रिस्क में आ सकता है एक्सटेंशन इन द वाइल्ड में, लेकिन कितना मॉडरेट लेवल पे है ना, यानी कि मीडियम लेवल पे। ठीक है, तब हम उसको यानी ये ना तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और ना ही इंडेंजर्ड है, बट वो अभी फेस कर रहा है, लेकिन उतना हाई रिस्क में फेस नहीं कर रहा है, यानी मीडियम मीडियम रेंज पे। यानी कि इसका कितना होना चाहिए, 20% इसका रिडक्शन हो जाना चाहिए, तब हम इस कैटेगरी में इसको बोलेंगे। और उसका कम से कम 3 जनरेशन या 10 साल तक उसका जो नंबर से वो कम हो जाना चाहिए उस स्पीसीज का। फिर ऑक्यूरेंस ऑफ लेस देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर और ऑक्यूपेंसी ऑफ लेस देन 2,000 स्क्वायर किलोमीटर एंड डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। लेस देन 10,000 प्लांट्स, यानी कि लगभग 10,000 प्लांट्स का जो नंबर उसका कम होना चाहिए, डिक्लाइन होना चाहिए। और लेस देन 1,000 मेजर प्लांट्स और लो ऑक्यूपेंसी, ये होना चाहिए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन ऑफ 10%, यानी 10 साल, सॉरी 100 साल में कम से कम उसका 10% एक्सटेंशन होना चाहिए, तब हम उसको वल्नरेबल स्पीसीज का कैटेगरी में रखते हैं। फिर हमारा अगला है कि लोअर रिस्क। लोअर रिस्क, ठीक है, ए टैक्सन इज ए लोअर रिस्क व्हेन इट हैज बीन इवैल्यूएटेड एंड डज नॉट फॉल इनटू द कैटेगरी क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल, यानी कि ऐसा टैक्सन या ऐसा स्पीसीज का ग्रुप जो जो ना तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता हो और ना ही इंडेंजर्ड में आता है, ना ही वल्नरेबल में आता है। ठीक है, यानी टैक्सन इज लोअर रिस्क, यानी कि इसका जो रिस्क है वो बहुत कम है, यानी रिस्क इसका बहुत कम है। ठीक है, यानी कि अब इसका जो तीन थोड़ा सब कैटेगरी है, कंजर्वेशन डिपेंडेंट, नियर थ्रेटेंड और लिस्ट कंसर्न। तो कंजर्वेशन डिपेंडेंट क्या है कि टैक्सा विच आर द फोकस ऑफ कंटिन्यू कंजर्वेशन प्रोग्राम एंड विच वुड बिकम थ्रेटेंड इफ सच एक्शन स्टॉप, यानी कि ऐसा टैक्सा, ठीक है, यानी ऐसा ग्रुप उसका क्लास का, ठीक है, ऐसा ग्रुप या ग्रुप ऑफ स्पीसीज जिसके लिए जिसको कंजर्व करने के लिए हम कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम चला रहे हैं। ठीक है, बट अगर वो प्रोग्राम हम छोड़ दिए, वो प्रोग्राम को हम खत्म कर दिए, कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी को हम अगर छोड़ दिए ना, तो वो क्या होगा, आगे भविष्य में क्या होगा, थ्रेटेंड स्पीसीज हो सकता है, यानी वो थ्रेटेंड में आ सकता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन डिपेंडेंट, यानी कि वो उसको वो किस पे डिपेंडेंट है, कंजर्व करने की, संरक्षण करने में। फिर अगला हमारा है कि नियर थ्रेटेंड, यानी कि टैक्सा विच डू नॉट क्वालिफाई फॉर कंजर्वेशन डिपेंडेंट बट विच आर क्लोज टू क्वालिफाई फॉर वल्नरेबल, यानी ये आगे चल के भविष्य में वल्नरेबल हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये कंजर्वेशन डिपेंडेंट नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नियर थ्रेटेंड स्पीसीज। फिर हमारा है लिस्ट कंसर्न। लिस्ट कंसर्न मतलब इन टैक्सा विच डू नॉट क्वालिफाई फॉर कंजर्वेशन डिपेंडेंट और नियर थ्रेटेंड, उसको हम क्या बोलेंगे, लिस्ट कंसर्न। ठीक है, यानी कि उतना ज़्यादा चिंताजनक है नहीं, थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, लिस्ट कंसर्न। फिर नेक्स्ट हमारा कैटेगरी है डेटा डिफिशिएंट। डेटा डिफिशिएंट मतलब कि ए टैक्सा इज ए डेटा डिफिशिएंट व्हेन there is inadequate information to make a direct or indirect assessment of its risk of extinction based on its distribution and or population status, यानी कि कोई भी ऐसा टैक्सा जिसका जो है हमारे पास डेटा उतना अवेलेबल नहीं है, हमारे पास डेटा उसका मौजूद नहीं है, यानी कि अपर्याप्त इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हमारे पास, यानी इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डेटा डिफिशिएंट। इट एक्शन इन दिस कैटेगरी मे बी वेल स्टडीड एंड इट्स बायोलॉजिकल वेल नोन बट अप्रोप्रिएट डेटा ऑन एविडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर लैकिंग, यानी कि हम इसके बारे में, उस कैटेगरी के बारे में हम जानते तो हैं, या शायद हम पढ़ते हैं या स्टडी किए हैं, बट या बायोलॉजिकल उसका कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस है, बायोलॉजिकल कहीं ना कहीं उसका पहचान है, बट हमारे पास उसका कोई एबंडेंस डेटा नहीं है, यानी कि हमारे पास क्या है, उसका उतना ज़्यादा पर्याप्त उसका डेटा इंफॉर्मेशन नहीं है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, डेटा डिफिशिएंट। फिर अगला कैटेगरी है नॉट इवेल्यूटेड, है ना, यानी कि इट एक्शन इज नॉट इवेल्यूटेड व्हेन इट हैज नॉट बीन असेस्ड अगेंस्ट द क्राइटेरिया फॉर एक्सटेंशन। नॉट इवेल्यूटेड मतलब क्या कि अभी तक कुछ कुछ चीज़ें जो है पता ही नहीं लगा पाया गया है, यानी पता ही नहीं लगा सकते। हमारे अर्थ में बहुत सारे नंबर्स में, यानी कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी अभी स्पीसीज हैं, खास करके ओशियंस में, जिसे हम पता ही नहीं लगा पाए, हम उसको इवेल्यूट ही नहीं कर पाए, असेसमेंट ही नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो वो सभी स्पीसीज, बट वो एग्जिस्ट तो करते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन वो अभी साइंटिस्ट हम उतने पता ही नहीं लगा पाए हैं कि वो कौन से स्पीसीज हैं। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज होगा जिनका हमें नाम भी नहीं पता हो। ठीक है, तो वो सारे स्पीसीज को हम किस में रखते हैं, नॉट इवोल्यूटेड कैटेगरी में।
ठीक है, तो ये था हमारा आज का रेड डेटा बुक का डिस्कशन। आई होप कि ये आप सभी को अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।